5 राज्यों का चुनावी समर समाप्त हो गया है पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के साथ ही। एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने हैं। आज बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के ऊपर पिछले 1 महीने से जितनी भी नज़र हमने चुनाव पे रखी है, तकरीबन हर बार हमारा नज़रिया यही कह रहा था पूरी टीम का कि तमिलनाडु के अंदर फाइट नेक टू नेक की होगी और टीवी के मेन गेम चेंजर बनेगा। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल बटे हुए हैं। 3-4 एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि डीएमके की सरकार आएगी, जबकि 2-3 ये कह रहे हैं कि एआईएडीएमके की सरकार आएगी। लेकिन सबने जो मेजर फोकस कर रखा है वो टीवीके के ऊपर कर रखा है। और अब तकरीबन सभी वो जो एग्जिट पोल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि टीवीके का वोट शेयर जो है 15 से 20% के बीच हो सकता है, भले ही सीटें कितनी भी आए। और यही बात पिछले 1 महीने से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर टीवीके जो है वो गेम चेंजर सेट होगा। अगर उसने शहरी इलाकों के अंदर वोट काटा तो डीएमके को बड़ी परेशानी होगी, और अगर उसने एंटी इनकम्बेंसी का वोट ज्यादा शेयर कर लिया तो एआईएडीएमके को नुकसान हो जाएगा। और यही बात जो हम कह रहे थे उस पर अब एग्जिट पोल भी मोहर लगा रहे हैं। दरअसल देखिए आप किस तरीके के आंकड़े तमिलनाडु के अंदर आए हैं। टाइम्स नाउ नव भारत का जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि अन्ना द्रमुक गठबंधन को 128 से 147 सीट आ सकती हैं, डीएमके को 75 से 95 और टीवीके को 8 से 15। जबकि मेट्राइज का एकदम उल्टा कह रहा है कि अन्ना द्रमुक गठबंधन को 87 से 100, डीएमके को 122 से 132 और टीवीके को 10 से 12। वोट वाइब का सर्वे फिर उल्टा हो रहा है कि अन्ना द्रमुक को 114 से 124, डीएमके को 103 से 113 और टीवीके को 4 से 10। और वहीं जेवीसी का सर्वे ये कह रहा है कि अन्ना द्रमुक को 131 से 150, डीएमके को 80 से 101। आज तक का सर्वे डीएमके को जिता रहा है, एबीपी का सर्वे डीएमके को जिता रहा है। तो तमाम जो बड़े ग्रुप्स जिन्होंने 8-10 ग्रुप्स ने तमिलनाडु की राजनीति के ऊपर इस विधानसभा चुनाव पे एग्जिट पोल किया है, वो सभी बटे हुए हैं। और बटने का कारण दोस्तों सिर्फ एक ही हो रहा है, और उस एक कारण का नाम है टीवीके। एक्टर विजय की जो ये पार्टी है, इस पार्टी ने तमिलनाडु के पूरे चुनाव को इस कदर उलझा दिया है कि एग्जिट पोल्स भी ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, यानी उनमें भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा कि आखिर जीतेगा कौन। जैसे पश्चिम बंगाल के ऊपर जो माहौल बन रहा है उसमें दिख रहा है कि बीजेपी वहां पे निकलती हुई दिखाई दे रही है आगे, या बीजेपी चुनाव जीत सकती है। तमाम एग्जिट पोल इस बात पे सहमत हैं। आसाम पे भी सहमत हैं। केरल के अंदर भी कमोबेश यही स्थिति है कि पहले दिन से ये लग रहा था कि यूडीएफ जो है वो लीड पे है और अच्छी टक्कर होगी केरल में, और एलडीएफ बहुत निकट पे रहेगा। वही स्थिति अब भी दिख रही है। पुडुचेरी के अंदर एनडीए आगे पहले भी बताया जा रहा था, आज एग्जिट पोल में भी वही समीकरण दिख रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु के ऊपर पेच फंसा हुआ है, और यही कारण है कि आपने हमारे थंबनेल पे भी हेडिंग देखी होगी, जो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तमिलनाडु में फंस गई हैं बीजेपी और कांग्रेस। अब सवाल उठता है कि फंसी कैसे हैं। देखिए फंस ऐसे गई है कि बीजेपी ने तमिलनाडु के अंदर लोकसभा चुनाव से अब तक बहुत मेहनत की। सनातन के मुद्दे को बीजेपी ने उठाने का प्रयास किया, क्योंकि वहां की डीएमके सरकार सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचती रही, अपने नीतियां बनाती रही, बयानबाजी देती रही, और पूरी तरीके से सनातन विरोधी वो सरकार रही। बीजेपी ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला। लोकसभा चुनाव में करीब 12% वोट भी अपने दम पर लिया। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को चूंकि गठबंधन करना था अन्ना द्रमुक से, इसलिए अन्नामलाई जो बीजेपी के फ्रंट लीडर थे लोकसभा चुनाव के अंदर, उनको बैक स्टेज भेजा गया। अब इसका नतीजा ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उससे बीजेपी का कोर वोट बैंक नाराज हुआ। लेकिन बीजेपी ने निर्णय इसलिए लिया क्योंकि बीजेपी को एक बड़े दल को साथ लेना था जिसका ग्राउंड नेटवर्क मजबूत हो, और वो अन्ना द्रमुक था। तो बीजेपी ने अन्ना द्रमुक को साथ लेने के लिए ये अपनी तरफ से एक कुर्बानी दी। अब उसका असर क्या आएगा ये तो परिणामों पे पता चलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से चुनाव माइनस में हो जाता है बीजेपी गठबंधन के लिए, तो बीजेपी को नुकसान ये होगा कि जो एक तमिलनाडु के अंदर सनातन का नैरेटिव बड़ी मुश्किल से खड़ा किया जा रहा था, वो नैरेटिव पटरी से उतरता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि उस एक नैरेटिव के ऊपर अन्ना द्रमुक भी बीजेपी से पूरी तरह सहमत नहीं है, क्योंकि अन्ना द्रमुक या द्रमुक दोनों पार्टियों की राजनीति कुल मिलाकर तमिलनाडु के अंदर सनातन विरोधी रही है, हिंदू विरोधी रही है। लेकिन अब अन्ना द्रमुक की मजबूरी यह है कि उसको बीजेपी के सपोर्ट की आवश्यकता है केंद्र में भी, इसलिए वो इस मुद्दे पे चुप रहती है। लेकिन एग्रेसिवनेस बीजेपी के अलावा सनातन के मुद्दे पर किसी की नहीं है। तो बीजेपी अगर ये एनडीए गठबंधन तमिलनाडु में माइनस रहता है तो उससे जो सनातन का जो एक नैरेटिव है बीजेपी का, इसको बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इसलिए माइनस में हो जाएगी दोस्तों कि कांग्रेस के पास में इन 5 राज्यों के चुनाव में अपने दम पर कुछ नहीं था।
बंगाल के अंदर वो कहीं चुनाव जीतने की स्थिति में थी नहीं, आज भी स्थिति वही दिख रही है। आसाम में भी वो मुकाबले से बाहर नजर आ रही थी, आज भी वही स्थिति दिख रही है। वहीं पुडुचेरी के अंदर भी सत्ता नहीं मिलने वाली थी, आज भी वही स्थिति दिख रही है। केरल में अगर सरकार मिल रही है तो गठबंधन को मिल रही है, कांग्रेस का अपने दम पर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी केरल को उसके खाते में जोड़ा जा सकता है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर समस्या ये है कांग्रेस के आगे कि तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस दोनों तरीके से उलझी हुई है कि अगर सत्ता मिलती है तो वो डीएमके के खाते में जाएगी, क्योंकि डीएमके भी पूरे चुनाव प्रचार के अंदर इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि इस अभियान के अंदर कांग्रेस एक तरीके से बोझ साबित हुई। ना वोट को ट्रांसफर करवाया गया, ना एक सामंजस्य जो डीएमके के साथ में कांग्रेस को दिखाना चाहिए था वो दिखाया गया, तो कांग्रेस को उसमें कोई बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलना। और अगर डीएमके सत्ता से बाहर हो जाती है तो फिर ये एक स्टेट और कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा साउथ का, और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। एक नैरेटिव खड़ा होगा कांग्रेस का कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बीजेपी एक बात करती रही है उसमें एक ये राज्य और जुड़ जाएगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में कांग्रेस एक बड़ा झटका खा सकती है तमिलनाडु की राजनीति के अंदर, क्योंकि जो सर्वे आए हैं, एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी सफलता तमिलनाडु के अंदर मिलते हुए नहीं दिख रही है। और कांग्रेस ने जो एक शर्त का पैंतरा पहले फेंका था कि अगर सत्ता आती है तो इस बार उसे सरकार में भागीदारी चाहिए, उसे डीएमके पहले ही खारिज कर चुकी है कि सत्ता अगर आएगी भी तो भी कांग्रेस को कोई मंत्री पद नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छी खबर तमिलनाडु से नहीं आ रही है। इसीलिए हम अभी भी ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी और कांग्रेस दोनों फंसी हुई है। बीजेपी इस फंसावट से निकल सकती है बशर्ते कि अन्ना द्रमुक की सरकार, बशर्ते कि एनडीए की सरकार आ जाए, लेकिन कांग्रेस इस फंसावट से कैसे निकलेगी ये शायद कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं मालूम। कुल मिलाकर बात यह है कि इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों ने फिर वही सब चीजें जाहिर की हैं जो बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि तमिलनाडु में फाइट नेक टू नेक की है, और परिणाम किस ओर जाएगा ये तय करेंगे विजय, क्योंकि उनकी पार्टी टीवी के जो है वो जिस दिन यानी करीब 1.5 महीने पहले जो उसने एक्टिव चुनाव प्रचार शुरू किया था तमिलनाडु की राजनीति के अंदर, वो लगातार दिन प्रतिदिन अपनी ग्रोथ को अचीव करते रहे हैं, और मतदान के दिन तक टीवी के ने एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ में जोड़ लिया है। और ये बड़ा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि ये पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी है। और वो वोट बैंक कहां से आया है, इसी के ऊपर तमिलनाडु का जो चुनाव परिणाम है वो निर्भर करेगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको इस बात के लिए कहा था कि जो डीएमके का जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है वो 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। टीवीके के खाते में लगभग 30% वोट जा सकता है और अन्ना द्रमुक के खाते में 70% जा सकता है। लेकिन अगर मतदान के दिन ये आंकड़ा उल्टा हो गया कि डीएमके का एंटी इनकम्बेंसी का वोट एक्टर विजय, क्योंकि उनकी एक सेलिब्रिटी वाली छवि है, इसके चलते अगर वो टीवीके में ट्रांसफर हो गया अन्ना द्रमुक की जगह, तो एनडीए को बड़ा डेंट होगा और इसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि तमिलनाडु की राजनीति में भी एक बड़ा चौंकाने वाला परिणाम आना तय है। लेकिन जो भी परिणाम आएगा वो निकलेगा तमिलनाडु के अंदर टीवीके के परफॉर्मेंस से।